हाँ जी बच्चे, स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? चलिए, देखिए लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब था डेल्टा टीबी। मैं क्यों याद दिला रहा हूं आपको अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज की क्लास इसी से थोड़ी सी रिलेटेड होगी और हल्के हल्के बदलाव होंगे। जब बदलाव हल्के हल्के होते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो इसलिए पुरानी बात बता के आगे बढ़ूंगा। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नोट। टीबी नोट का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। और टीबी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के डालने से इंक्रीज हो गया था, और जितना इंक्रीज हुआ था वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि टीबी माइनस टीबी नोट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका फॉर्मूला हमने ये देखा था कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू में एम, वेयर एम इज मोलैलिटी। और जब इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करते हैं तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में होता था तो हम ऊपर 1000 लगाते थे। आज हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे, वेट कर लो। मैंने इस डेरिवेशन की बात कर ली थी लास्ट क्लास में, और मैंने एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी बात करी थी आपसे कि आप इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो भी लास्ट क्लास में मिल जाएगा आपको। देखिए, इसमें एक और फैक्टर है केबी, जिसकी जिक्र हम लास्ट क्लास में नहीं कर पाए थे। केबी इज एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। केबी वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्यूट का इसके ऊपर कोई लेना देना नहीं है। केबी की एक वैल्यू भी है मैथमेटिकल, आर टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू में एलवी। अभी बता रहा हूं एलवी क्या है, वेट कर लो। आर किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, वैल्यू आप सभी जानते हैं। ऐसा यूनिट में 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। दिस टीबी इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्वेंट। जैसे वाटर है ना, तो वाटर का टीबी कितना लेंगे? अगर वाटर का पुट कर रहे हो तो वाटर का कितना पुट करोगे? टीबी 373 केल्विन, उसका स्क्वायर। हाँ, यहां पर एलवी क्या है? एलवी का मतलब है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन में अंतर होता है। मैं आपको बता रहा हूं क्या अंतर होता है। आपको याद होगा जब आप 11th क्लास में एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की डेफिनेशन पढ़ते थे तो वो कुछ इस तरीके से होती थी, ध्यान से सुनना। इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ ए लिक्विड, मतलब कितनी हीट चाहिए टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ ए लिक्विड कंप्लीटली इनटू इट्स गैसियस फॉर्म एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद कितनी हीट देनी पड़े जिससे 1 मोल, ध्यान दें शब्द के ऊपर, जिससे 1 मोल लिक्विड कंप्लीटली अपनी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये थी डेफिनेशन एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की। यानी कि एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन में हम बात करते हैं किसकी? 1 मोल की। 1 मोल का मतलब मॉलिक्यूलर मास की। जैसे वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है,
तो 18 ग्राम वाटर को 18 ग्राम वाटर को कितनी हीट दें कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए कंप्लीटली बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद। पर आप जानते हैं लेटेंट हीट में क्या होता है? लेटेंट हीट भी यही कहती है कि एक लिक्विड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट दें एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। पर अंतर यह है कि लेटेंट हीट बात करती है फॉर 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस कि 1 ग्राम को कितनी दें। तो आप देख सकते हैं लेटेंट हीट में जो रेड कलर की हीट का एरो है वो छोटा दिखाया है, और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन में रेड कलर का जो हीट का एरो वो थोड़ा बड़ा दिखाया है। वो तो ऑब्वियस है, 1 ग्राम को हीट कम चाहिए होगी, 18 ग्राम को हीट ज़्यादा चाहिए होगी। यानी कि लेटेंट हीट और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन मोर और लेस एक ही बात करते हैं, पर कंडीशंस थोड़ी सी बदल देते हैं कि लेटेंट हीट 1 ग्राम के लिए बात की जाती है और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन 1 मोल के लिए बात की जाती है। तो आप इतने समझदार हैं, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, आप इतना समझ सकते हैं कि अगर लेटेंट हीट 1 ग्राम के लिए है और अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं उसको मॉलिक्यूलर मास से, तो किसके लिए हीट आ जाएगी? 1 मोल के लिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास मतलब 1 मोल होता है। और 1 मोल के लिए जो हीट होती है, 1 मोल के लिए जो हीट होती है वो क्या कहलाती है? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो क्या आप एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के रिलेशन से सहमत है कि दैट एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू एलवी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एलवी 1 ग्राम के लिए मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास 1 मोल के लिए, और 1 मोल के लिए जो हीट होती है वही तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होती है। तो मैं इस एलवी को रिप्लेस कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे? आओ देखते हैं। यह फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? के बी इज इक्वल टू आर टी बी स्क्र 1000 डेल्टा एच वेपोराइजेशन ऊपर मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अब मॉलिक्यूलर मास किसका है भाई? सॉल्वेंट का ही आएगा। तो के बी सॉल्वेंट पे तो डिपेंड करता है। तो अगर वाटर का निकालना है मैंने वाटर का निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास कितना पुट करूंगा? 18। टीबी आप जानते ही हैं, तो केबी की वैल्यू इस तरीके से निकाली जा सकती है। एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इस फॉर्मूले के ऊपर एनसीईआरटी में एक भी सवाल नहीं है, इसके ऊपर भी नहीं है, ना आपको आएगा। हाँ, आप कम से कम इस फॉर्मूले को याद तो कर सकते हो ना। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ सकता हूं। नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं। आजिए, आज का टॉपिक है हमारा, जैसे लास्ट क्लास में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, आज है डिप्रेशन। चलिए, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, इस टॉपिक को करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब सीखना पड़ेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। चलिए, फ्रीजिंग पॉइंट पे जोर लगाते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? बच्चों से पूछे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है तो बच्चा क्या कहता है? सर, फ्रीजिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज टेम्परेचर व्हेन लिक्विड फ्रीजेस। ऐसा नहीं होता। फ्रीजिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज the temperature when vapor pressure of solid form and its liquid form are equal। मतलब वो तापमान जब सॉलिड का और उसके ही लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए। बच्चे कहते हैं मैं समझा नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो आपके पास
वाटर पड़ा है, (0°C पे, और आपके पास आइस पड़ी है 0°C पे, ये वाटर की लिक्विड फॉर्म है, ये वाटर की सॉलिड फॉर्म है। आप जानते हैं 0°C पे वाटर के जितने वेपर बनते हैं, आइस के भी उतने वेपर बनते हैं। 0 डिग्री पे उनके वेपर्स की संख्या बराबर होती है, यानी कि 0°C पे वाटर जितना वेपर प्रेशर लगा रहा है, 0°C पे आइस भी उतना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करती है। आइस के भी वेपर बनते हैं, सब्लिमेशन नहीं होता आइस का, आइस के पार्टिकल डायरेक्ट वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। तो आइस और लिक्विड वाटर 0°C पे सेम वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इसीलिए हम 0°C को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। डेफिनेशन क्लियर है? इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर कब, when the vapor pressure of both solid and its liquid form are equal, ये डेफिनेशन कहती है। पर आप एक बात सोचो, अगर मैं इस लिक्विड में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दूं तो आपको नहीं लगता, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट समझते हैं ना, पानी में चीनी डाल दी तो चीनी के कुछ मॉलिक्यूल सरफेस पे आ देंगे, वाटर की इवेपोरेशन कम कर देंगे। अब बताओ वेपर पहले के मुकाबले ज्यादा बनेंगे कम बनेंगे? कम बनेंगे। अगर वेपर कम हो गए तो क्या अब है 0 डिग्री, है 0 डिग्री, तो क्या अब 0 डिग्री पर इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। तो फिर 0°C फ्रीजिंग पॉइंट भी नहीं है, 0°C भी फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है बच्चे। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें दोनों को कूल करना पड़ेगा। आप इसको भी कूल करो, आप इसको भी कूल करो। कूल करने से क्या होगा, आइस के वेपर्स की संख्या कूल करने से बढ़ेगी घटेगी? जल्दी बताओ। कूल करने से आइस के वेपर ज्यादा बनेंगे कम बनेंगे? कम बनेंगे। और कूल करने से इसके वेपर भी कम होंगे। पर वेपर में गिरावट सॉलिड और लिक्विड की सेम रेशो से नहीं होती। सेम रेशो से, सेम स्पीड से वेपर प्रेशर डिक्रीज नहीं करता बच्चे। तो ये आइस थी, क्या हो गया इसको, चलिए मैं कोशिश करता हूं इसको ठीक हो जाएगा अपने। तो आइस के कुछ वेपर्स बन रहे थे, कूल करने से कम हो गए थे, और इसके भी कुछ ना कुछ वेपर कम हो जाएंगे कूल करने से। तो अब इनके वेपर प्रेशर इक्वल हो गए कूल करने से। तो अब जो टेम्परेचर होगा वो किसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो आप बताओ सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा है कम है? बोलो बताओ बच्चे, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा आएगा कम आएगा? उधर चैट सेक्शन में मत लिखना, मुझको उधर आना पड़ता है, मैं देख नहीं पाऊंगा आप क्या लिख रहे हो।
हमने दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल करने के लिए दोनों को ठंडा किया है, कूल किया है, तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट से कम होगा नहीं होगा? और जितना कम होगा वो कहलाएगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जितना कम होगा। बाकी हम इस पूरे को ग्राफिकली भी समझते हैं, आ जाइए ग्राफिकली समझा रहा हूं, बोर्ड में आया हुआ है एक्सप्लेन ग्राफिकली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम में डायग्राम मत बनाया, नहीं तो आपको समझाने के लिए बनाया है। देखिए हम क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लेंगे और वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर लेंगे, राइट। देखो मैंने जो अभी पीछे समझाया, इनकेस अगर किसी को समझ नहीं आया तो उससे घबराइएगा मत, मैं सेम चीज किसी और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है बच्चों? आ जाइए। सेम चीज इस तरीके से समझेंगे, ज्यादा आपको बेटर लगेगा। मान लो मैंने लैब में 3 बच्चे लिए, 3 बच्चे, एक बच्चे को मैंने वाटर दिया, एक बच्चे को मैंने वाटर दिया 20 डिग्री सेल्सियस पे, एक बच्चे को मैंने वाटर प्लस शुगर दी 20 डिग्री सेल्सियस पे, और एक बच्चे को मैंने आइस दी -20 डिग्री सेल्सियस पे, और इन 3 बच्चों को यह कहा जाओ वेपर प्रेशर की रीडिंग लेके आओ, और उस रीडिंग को एक ही ग्राफ में पुट करो, ग्राफ एक ही है, ठीक है। तो मान लो एक बच्चे को मैंने ये दिया, एक को ये दे रहा हूं, और एक को मैं ये दे रहा हूं आइस। तो सोचो जिस बच्चे को मैं वाटर दूंगा 20 डिग्री सेल्सियस पे, वो बच्चा ये पॉइंट लगाएगा हाई वेपर प्रेशर, पर जिस बच्चे को मैंने वाटर प्लस शुगर दी 20 डिग्री सेल्सियस पे, बताओ उसका वेपर प्रेशर 20 डिग्री पे ज्यादा आएगा कम आएगा? कम आएगा, ठीक है बच्चे, 20 डिग्री पे उसके मुकाबले वो कम आएगा। तो ग्राफ एक ही दिया मैंने उनको, तो एक ही ग्राफ पे 2 पॉइंट लगा दिए, तब तक आइस वाला बच्चा भी रीडिंग लेके आ ही रहा था। अब बताओ आइस -20 पे बहुत ज्यादा वेपर प्रेशर तो नहीं लगा पाएगी, तो वो बहुत लो पॉइंट पे आएगा। क्या आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ रहे हैं बच्चे? मैं आगे बढ़ूं? मैंने इन 2 बच्चों को जो 20 डिग्री पे है, मैंने इनको ये कहा कि आपने कूल करना है, ठंडा करना है, और वेपर प्रेशर की रीडिंग लेनी है। देखो क्या होगा, जो कूल करेगा वो वाटर को 20 से 15 पॉइंट लगाएगा, ये हो गया, 10 पे और पॉइंट लगाएगा, ये हो गया, 5 पे और पॉइंट लगाएगा, ये हो गया, 0 पे पॉइंट लगाएगा, ये हो गया। तो ये रेड वाला बच्चा जो है वाटर को कूल कर रहा है, तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है। और ग्रीन वाला जो है वाटर प्लस शुगर, वो इसको कूल कर रहा है, कूल कर रहा है। और उधर से आइस वाला बच्चा आइस को हीट कर रहा है। हाँ, आइस को क्या करना है उसने? हीट।
हीट करके वेपर प्रेशर की रीडिंग लेनी है उसमें। -20 से -10, -10 से इस तरह से आगे बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर यूं इंक्रीज होगा ये। तो सॉलिड जो होते हैं, मैं थोड़ा सा ठीक कर दूं उसको, सॉलिड जो होते हैं, थोड़ा यहां से शुरू करूंगा इसको, यहां से। सॉलिड जो होते हैं उनकी जो स्टीप इंक्रीज होती है लिक्विड के मुकाबले। आप जरा देखेंगे, आप जरा देखेंगे बच्चे, रेड वाले का स्लोप ज्यादा है या ब्लू वाले का स्लोप ज्यादा है? नहीं आपको समझ में आया? चलो मान लो ब्लू कलर एक टीम बैटिंग कर रही है और थोड़ी देर बाद वो रेड कलर में बैटिंग कर रही है, कौन सी टीम तेज बैटिंग कर रही है? मतलब दो ब्लू। एक ब्लू में तेज बैटिंग कर रही है तो स्लोप ज्यादा है बच्चे वहां पर। मतलब ब्लू वाली कम ओवर में ज्यादा रन बना रही है और रेड वाली ज्यादा ओवर में कम रन बना रही है, यानी कि रेड वाली का स्लोप कम है। आप इस मैसेज को, इस इंफॉर्मेशन को समझिए बच्चे। इसका यह मतलब है कि आइस सेम प्रोपोर्शन में वेपर प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज नहीं करती जितनी एक लिक्विड फॉर्म करती है। इस ग्राफ से सहमत हैं आप? और रेड और ब्लू जहां पे भी मिलेंगे, कहां मिल रहे हैं? यहां रेड क्या है? सॉल्वेंट। ब्लू क्या है? सॉलिड फॉर्म। और सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर जब इक्वल होता है वही तो बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट होता है। व्हाट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट? एंड दिस इज अ फ्रीजिंग पॉइंट। डेफिनेशन क्लियर है डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट की? दिस इज TF नोट। आप बताओ क्या ग्रीन वाला ब्लू वाले को टच कर पा रहा है 0 डिग्री पे? बताओ जरा, क्या 0 डिग्री पे ग्रीन वाला ब्लू को टच कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा ना। और ग्रीन वाला है क्या, यानी कि क्या सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 0 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल नहीं है 0 डिग्री पे। तो आपको सॉल्यूशन को क्या करना पड़ेगा? कूल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? सॉल्यूशन को कूल करोगे तभी उसका वेपर प्रेशर और गिरेगा, तभी उसका वेपर प्रेशर किससे मीट करेगा? सॉलिड फॉर्म से। और उसको कूल करो, ये कूल करते 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 यहां ले आया मैं, तो यहां पे वेपर प्रेशर इक्वल हो गया। और जहां पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन और सॉलिड का इक्वल हो गया, अब वहां पे चेक करो, ये दिस इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। पहले से ज्यादा है, कम है? कम है। एंड दिस डिफरेंस इज नोन एज डेल्टा TF। किसके इक्वल होगा? TF नॉट माइनस TF। और याद है डेल्टा TB किसके इक्वल था? तभी मैंने आज की क्लास शुरू होने से पहले लिखा था उसको। डेल्टा TB किसके इक्वल था? मैं दोबारा से लिख रहा हूं, वो था TB माइनस TB नोट। और ये क्या है? T नोट F माइनस TF। जानते हो क्यों? और कभी कंफ्यूज भी मत होइएगा, इनके नाम में सारी पहेली का राज है। इसका नाम क्या था? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब सॉल्यूशन का ज्यादा ही होगा, एलिवेट करेगा। इसका नाम क्या है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब गिरावट। मतलब सॉल्यूशन का कम ही होगा और कम चीज माइनस होती है। समझ में आ रही बात जी आपको? तो यहां पे आपसे पूछा जाएगा डिफाइन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज डिफरेंस। डिफाइन में फॉर्मूला नहीं लिखना होता, डेफिनेशन लिखनी होती है। डिफरेंस in the freezing point of solvent with that of solution is known as depression of freezing point, which is equal to delta TF. एक्सपेरिमेंटली ये पता चला
कि द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। जानते हैं इसका मीनिंग क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी? इसका मीनिंग ये है कि अगर आपके पास ये यूरिया पड़ा है, ये ग्लूकोज पड़ा है, ये सुक्रोज पड़ा है, और इन तीनों की मोलैलिटी सेम है। इसकी मोलैलिटी m है, इसकी मोलैलिटी m है, इसकी मोलैलिटी भी m है, सेम मोलैलिटी। तो इसका मतलब यह हुआ कि तीनों में डिप्रेशन सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यूरिया का एक्वा सॉल्यूशन -2 डिग्री पे फ्रीज करता है जब मोलैलिटी m है, तो ग्लूकोज भी m मोलैलिटी पर -2 पे फ्रीज करेगा। वाटर 0 पे करता ना तो गिर गया, और सुक्रोज भी m मोलैलिटी पर -2 डिग्री पे ही फ्रीज करेगा। तो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। और ऑब्वियस है, आप जानते हैं जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है तो क्या आता है? KF। KF एक कांस्टेंट है, डिप्रेशन पे डिपेंड करता है, मोलैलिटी से रिलेटेड है। नाम क्लियर है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसका एक और नाम भी है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, हाँ, एग्जाम में इसकी डेफिनेशन आती है, डिफाइन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। डेफिनेशन बहुत आसान होगी, आप मोलैलिटी को 1 पुट कर दो तो KF डेल्टा TF इक्वल हो गया। सो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट KF इज डिफाइंड एज KF is defined as depression of freezing point for 1 molar solution। डेफिनेशन इजी आप बना सकते हैं। यहां पर सबसे पहला सवाल ये आता है, सवाल नंबर 1, why freezing point decreases by the addition of नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट? तो आंसर बड़ा सिंपल है, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, आप देख सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, क्या चीज कम हो गई? वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। वेपर प्रेशर डिक्रीज होने से सॉल्यूशन को आपको और नीचे तक कूल करना पड़ेगा, तब जाके सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल आएगा। तो आंसर ध्यान से सुनिएगा, addition of non-volatile solute decreases the vapor pressure, as a result of which lower temperature is required, lower temperature और लो तक जाना पड़ेगा, lower temperature is required to make vapor pressure equal to vapor pressure of its solid form। दोबारा से बोल रहा हूं, वेपर एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर, as a result of which lesser temperature is required to make vapor pressure of liquid of solution equal to that vapor pressure of that solid form। ठीक है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन जो ठीक इसी से रिलेटेड है, बोर्ड में आया कि दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सुक्रोज, चीनी, इज लोअर देन प्योर वाटर। अरे बात तो वही है, एक शब्द ऐड करना है बस एक्स्ट्रा, कि दैट सुक्रोज इज
अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, बस ये बता देना कि सुक्रोज एक नॉन वॉलेटाइल है, बाकी ऊपर वाला आंसर हो गया। सुक्रोज इज अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट विच विल डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, as a result of which lesser temperature will be required to make vapor pressure of solution equal to that of vapor pressure of solid form। ठीक है जी। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको नोट्स में दिए हैं कि जैसे ओशियन है, समुद्र फ्रीज नहीं करते, क्यों नहीं करते? अब सी में है ही क्या? सी में है ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स भरे हुए हैं। कभी जाके सी में नहाओ तो पता चल जाता है कितने सॉल्यूट भरे हुए हैं इसमें। हालांकि नदी नदी भी अपने साथ सॉल्यूट लेके बहती है, पर नदी से भी ज्यादा सॉल्यूट किस में भरे हुए हैं? सी में। तो आप बताओ, सी 0 डिग्री पे, -5 डिग्री पे, -10 डिग्री पे फ्रीज कर जाएगा? बताओ, नहीं करेगा बच्चे इतनी जल्दी। अगर 0 डिग्री -5 डिग्री पे सी फ्रीज करता, ओशन फ्रीज करते, तो हो गया था काम उसका। तो अच्छी बात है उसमें सॉल्यूट्स हैं, उसको फ्रीज करने से रोकते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो इसमें आंसर क्या लिखना है? ओशन डज नॉट फ्रीज बिकॉज, वही 3 शब्द ऊपर वाले, बिकॉज ओशन कंटेन्स नॉन वोलेटाइल सोल्यूट which will decrease the vapor pressure of solution, and hence lesser temperature will be required to make vapor pressure of ocean equal to that of vapor pressure of its solid form। तो और ज्यादा लो तक ही कूल करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन है, why is ethylene glycol added in car radiators? कार रेडिएटर्स में इथिलीन ग्लाइकोल क्यों डालते हैं? एट हिली एरियाज, मतलब जो पहाड़ों में गाड़ियां चल रही हैं, जो लो टेम्परेचर पे -3, -4, -5 पे गाड़ियां चल रही हैं, उसमें इथिलीन ग्लाइकोल क्यों डालते हैं? देखिए वजह बड़ी साफ है। इथिलीन ग्लाइकोल एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है। वही 3 शब्द जोड़ूंगा, इट विल डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर and hence lower temperature will be required to make vapor pressure of solution equal to that of vapor pressure of its solid form। It means freezing point decreases। तो इसका मतलब क्या? फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। अगर गाड़ी -4 डिग्री पे भी खड़ी है तो उसके रेडिएटर में पानी जो होगा वो फ्रीज नहीं करेगा, आइस नहीं बनाएगा, क्योंकि -4 डिग्री पे तो आइस बन जाती है। -4 डिग्री पे भी वो लिक्विड रहेगा। क्यों? क्योंकि मान लो इथिलीन ग्लाइकोल डालने से, मान लो मैं कह रहा हूं इथिलीन ग्लाइकोल के डालने से फ्रीजिंग पॉइंट हो गया -10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब -4 पे भी पानी पानी रहेगा, आइस तो नहीं बनेगा। -4 क्या, -6 पे भी नहीं होगा, -7 डिग्री पे भी नहीं होगा, -8 डिग्री पे भी नहीं होगा, -9.6 डिग्री पे भी नहीं होगा, -9.9 डिग्री पे भी नहीं होगा। तो -10 डिग्री तक वो सेफ है गाड़ी। ये आप खुद कंट्रोल कर सकते हो कि कितना गिरेगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो आंसर, इथिलीन ग्लाइकोल इज एडेड इन कार रेडिएटर at lower temperature because ethylene glycol is a non-volatile solute which will decrease the vapor pressure of water and hence will decrease the freezing point, and hence it will not allow water to freeze into ice। ये अलाउ करेगा ही नहीं, वाटर आइस ही नहीं बनेगा, तो कार रेडिएटर इंजन बच जाएगा, खराब नहीं होगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन।
कि दैट व्हाई इज कॉमन सॉल्ट एडेड? व्हाई इज कॉमन सॉल्ट इज एडेड टू क्लियर स्नो? पहाड़ों पे जो बर्फबारी होती है उसको हटाने के लिए नमक का बिखराव क्यों करते हैं? क्यों ये नमक बिखेरते हैं? क्वेश्चन कम्स व्हाई। देखो बच्चे, वही बात, ऊपर वाला आंसर है सेम। कि कॉमन सोल्ट क्या है? नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। वो क्या कर देगा? डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर वाटर। उससे क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट। उससे क्या हो जाएगा? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होने से क्या हो जाएगा? इट विल नॉट अलाउ वाटर टू कन्वर्ट इनटू आइस। यानी कि जो पहाड़ों पे बारिश के दौरान पानी गिरा है, वो पानी अगर आइस में कन्वर्ट हो गया तो रास्ता जाम हो जाएगा। मान लो बारिश हुई -3 डिग्री पे, बारिश हुई -3 डिग्री हो गया, तो -3 डिग्री पे तो वो बर्फ बन जाएगा और सारा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। और अगर सड़क के ऊपर नमक को बिखेरा होगा, तो नमक को बिखेरने से क्या होगा? नमक एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वह वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देगा, फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देगा। इट विल नॉट अलाउ वाटर, ये वाटर है, इट विल नॉट अलाउ वाटर टू कन्वर्ट इनटू आइस। आइस नहीं बनेगी, ये स्टेप को रोक देगा वो। यानी कि -3 -4 पे अगर बर्फ पानी गिर भी गया, बारिश हो भी गई, तो भी वो पानी बन के सड़कों पहाड़ों से बह जाएगा। पहाड़ों से पानी बह सकता है, आइस रास्ता रोक देगी, जनजीवन व्यस्त खराब कर देगी। समझ में आया बच्चे? मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी मैंने टीवी पे। दार्जिलिंग में एक ट्रेन चलती है। दार्जिलिंग में जो रेल का ट्रैक होता है ना, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब वो ट्रेन शुरू करी थी अंग्रेजों ने। जब अंग्रेजों ने ट्रेन शुरू करी थी दार्जिलिंग में, तो पहाड़ी रास्ता होने की वजह से रास्ते में बर्फबारी होती थी और ट्रैक सारा जाम हो जाता था और ट्रेन को रुकना पड़ता था घंटों, और कभी कभी कैंसिल भी हो जाती थी। तो फिर इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए जब ट्रेन चलती थी तो ट्रेन के इंजन के आगे यहां पे एक आदमी बैठता था, जिसका काम ये होता था कि रास्ते भर नमक बिखेरता चलेगा तू, कि तूने रास्ते भर नमक बिखेरते चलना है। नमक बिखेरने से क्या होगा अब समझ जाओ। अगर ट्रैक पे नमक बिखरा रहेगा और बारिश हो गई और टेम्परेचर, तापमान गिर गया, तो वाटर विल नॉट कन्वर्ट इनटू आइस, यानी कि ट्रैक जाम ही नहीं होगा। फिर उन्होंने बाद में सिस्टम निकाला, एक ऑटोमेटिक मशीन बनाई जो सॉल्ट को बिखेरेगी। यानी कि शुरुआत में एक आदमी की ड्यूटी लगती थी। ये मैंने खुद देखा जब डॉक्यूमेंट्री आ रही थी। इस ट्रेन को शायद 150 ईयर्स या समथिंग हुए थे, मुझको एग्जैक्ट नहीं पता। कोई उसका कुछ सेलिब्रेशन था इस ट्रेन का। तो वो बता रहे थे कि जब ये ट्रेन चलनी शुरू हुई थी, शुरू में तो एक आदमी बैठता था, नमक बिखेरता था। तो ज्यादातर लोगों को इस बात का मतलब समझ नहीं आया कि नमक क्यों बिखेरता था। आई थिंक आपको क्लियर है नमक क्यों बिखेरता था भाई? यस सर। अच्छा, आप लोगों ने कभी ये जो सड़क पे कुल्फी वाले होते हैं, कुल्फी वाले, आइसक्रीम वाले नहीं, कुल्फी वाले, सड़क, ये जो कुल्फी वाले होते हैं ना, इनमें स्टिक होती है, एक तीला होता है इसके अंदर, और उस तीले के ऊपर आइसक्रीम होती है, कुल्फी होती है। स्टिक कुल्फी जिसको कहते हैं हम, स्टिक, ऐसी कुल्फी आती है मार्केट में। आपने कभी इनका जो बॉक्स होता है, जो ये बॉक्स लेके चलते हैं, एक डब्बा होता है इनके पास इतना गहरा,
और इस डब्बे का इतना बड़ा ऊपर एक स्टैंड होता है जिसको ये ऐसे ढक के ऊपर रख देते हैं इसके ऊपर, जिसके अंदर ये आइसक्रीम जमाते हैं, आइसक्रीम जमाते हैं ये। आप जानते हैं वो आइसक्रीम वाले इस डब्बे के अंदर क्या बिखेरते हैं, आपको मालूम है? नमक बिखेरते हैं, नमक बिखेरते हैं बच्चे। कभी सोचा क्यों बिखेरते हैं? या आज ही पता चला नमक होता है इनके आइसक्रीम के डब्बे में? आपके घर में किसी के घर में आइसक्रीम मेकर है? आइसक्रीम मेकर नहीं है, मतलब फ्रिज में जमाते हो आप आइसक्रीम। चलो, अगर आइसक्रीम मेकर होता तो फिर शायद मैं उस बच्चे से बात करता, कोई बात नहीं। क्या आपको ये पता था कि आइसक्रीम वालों के डब्बे में जो मशीन हो, जो बड़ा सा चैम्बर होता है उसमें नमक होता है, या नहीं पता था? नहीं सर। नहीं पता था। कभी आपने इन नो लोगों, सर। हाँ जी बच्ची, कभी आपने इन लोगों से आइसक्रीम ली हो, कभी कभी आपको इनकी आइसक्रीम में नमक का टेस्ट आया? कभी कभी आ जाता नमक का टेस्ट, कभी कभी आता है। तो अगर आप उसको दुकानदार को कहते हो ना भाई जैसा नमक का है, जैसा टेस्ट आ रखा है। आ रखा है, कभी कभी दुकानदार को कह दोगे ना नमक का टेस्ट आ रहा है, तो आइसक्रीम वापस ले लेता है, वो कहता है कोई बात नहीं मेरी गलती है, उसको पता नमक होगा। नमक कभी कभी आ जाता टेस्ट, क्योंकि नीचे लिक्विड नमक वाला पानी होता है। तो अगर उसकी आइसक्रीम के खांचे में छेद होगा ना, तो या कुछ गड़बड़ होगी, तो वो नमक का टेस्ट उसमें आइसक्रीम में आ जाएगा। तो कभी कभी नमक का टेस्ट आता है, इसका मतलब उसके उस बड़े से चैम्बर में नमक है। अब मैं आपको 10 सेकंड देता हूं सोचने का, वो नमक क्यों डालते हैं, सोचो, थिंक अबाउट इट। हालांकि उसने उसके अंदर क्या डाली हुई है, उन्होंने क्रश करके आइसक्रीम डाली होती है, बर्फ डाली होती है, बर्फ। और बर्फ के साथ क्या डाल देते हैं वो, नमक। सोचो, सर फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा नमक डालने से। उससे क्या होगा? वो तो श्योर है। आपने पहला पॉइंट तो पिक कर लिया, क्योंकि ये चीज तो मेरे बच्चे ने अपने आप ही लॉजिकली सीख ली। इस पॉइंट को बच्चा सीख चुका है कि नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देता है। और आज आपको सबूत देता हूं, आज ही ट्राई करना है, एक काम आज ही करना। आप एक बर्तन लेना जिसमें आप बर्फ जमाते हो, उसमें लेना प्योर वाटर, और एक और बर्तन लेना जिसमें आप पानी के साथ कम से कम 15-20 चम्मच नमक डाल देना। आप इनको फ्रीजर में रख देना, देखना कौन पहले फ्रीज करता है। कौन पहले फ्रीज करेगा? ये पहले फ्रीज करेगा, ये फ्रीज नहीं करेगा। कारण, क्योंकि नमक ने फ्रीजिंग पॉइंट कम कर दिया है। अब हो सकता है वाटर पहले 0 पे फ्रीज कर रहा था, अब नमक के डालने से अब हो सकता है ये कितने पे फ्रीज करने लगे, मान लो -6 डिग्री पे फ्रीज करने लगे। तो पहले कौन फ्रीज करेगा? 0 डिग्री वाला, -6 वाला? पहले 0 वाला बर्फ बन जाएगा, जिसमें नमक डाला होगा वो बर्फ नहीं बनेगा। ट्राई करके देख लेना, आज ही ट्राई करके देख लेना। और ये नमक कितना डालोगे ये तय करेगा कि कितना गिरेगा। नमक डालोगे इस बात पे नहीं, कितना डालोगे इस बात पे डिपेंड करता है कितना फ्रीजिंग पॉइंट गिरेगा। तो यानी कि ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कौन सी प्रॉपर्टी होगी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो क्वेश्चन आता है, व्हाई इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? आंसर, इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोलैलिटी का मतलब ही होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सोल्यूट, देयरफॉर इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप पानी पे चाहे नमक डालो, चाहे चीनी डालो, चाहे ग्लूकोज डालो, चाहे यूरिया डालो, फ्रीजिंग पॉइंट गिरेगा गिरेगा। और कितना गिरेगा कौन तय करेगा? क्या डाला या कितना डाला, कितना डाला, नेचर पे नहीं बच्चे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है मेरे बच्चों, तो अब इसका फॉर्मूला फिर आगे बात शुरू करते हैं। डेल्टा टी एफ के बी एम के फॉर्मूले को अभी शुरू करते हैं। क्या हो गया, इसको हैंग क्यों हो गया?
देखिए डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला अभी आपने देख ही लिया, के एफ इंटू मोलैलिटी, और मोलैलिटी आप जानते ही हैं, वेट ऑफ सोल्यूट molecular mass of solute, weight of solvent into 1000, राइट। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल आएगा, आपको साफ बताएगा कि सोल्यूट इतना लिया, इतने ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, फ्रीजिंग पॉइंट इतना गिर गया, मतलब डिप्रेशन इतना हो गया, मान लो 2 डिग्री का गिरावट होगी, 3 डिग्री की गिरावट होगी। KF इज दिस, फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। आपको याद नहीं है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन क्या होती थी? एप्लीकेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी? टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास पता लगा सकते हैं। फिर यहां पे KF आ रहा है, जिसकी शुरुआत मैंने आज की क्लास से करी थी। KF डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इसका फॉर्मूला भी आपको लगभग सेम ही मिलेगा। RTF स्क्वायर 1000 बाय 1000 N2 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है मेरे बच्चों 1 ग्राम के लिए, मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूलर मास से, ये आ जाएगी 1 मोल के लिए, और 1 मोल के लिए जो हीट होती है वो होती है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो मैं इस फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, मेरे बच्चों को दिक्कत तो नहीं। डेल्टा एच फ्यूजन, मॉलिक्यूलर मास ऊपर आ गया ना, सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्वेंट, उधर गलत लिख गया मैं, ये सॉल्वेंट है, सॉरी। आर आप जानती हैं TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का TF कितना लेंगे? 273, और एग्जैक्ट जाना है तो 0.15 केल्विन। और डेल्टा एच फ्यूजन, हाँ इसके ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, उसकी चिंता मत करना, कोई न्यूमेरिकल नहीं है एनसीईआरटी में, इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं है। इस फॉर्मूले का जिक्र है इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला करवा दिया। ठीक है मेरे बच्चों? सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर आप कहते हो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खाली वो मास अमाउंट पे डिपेंड करती है, नेचर पे नहीं करती, पर सर नेचर पे भी तो करती है कि वो नॉन वोलेटाइल ही होना चाहिए। हाँ नॉन वोलेटाइल तो होना चाहिए ना, पर नॉन वोलेटाइल में नॉन वोलेटाइल में जितने भी है, मान ले नॉन वोलेटाइल यूरिया है, ये सारी तो है ही नॉन वोलेटाइल के लिए। नॉन वोलेटाइल में सुक्रोस है, नॉन वोलेटाइल में पर सर ये तो फिर स्पेसिफिकली नेचर भी तो हो गया कि अगर वोलेटाइल होगा तो नहीं होगा। हाँ इनडायरेक्ट ऑब्वियस है, नॉन वोलेटाइल ही नहीं रहा तो फिर वो एलिवेशन डिप्रेशन की कोई बात ही नहीं है ना बच्चे। तो सर ये कहना तो गलत हो गया ना फिर कि वो नेचर पे डिपेंड नहीं करता। 100% नहीं कह सकते आप, 100% नेचर तो उसकी नॉन वोलेटाइल होनी ही पड़ेगी बच्चे। बिना नॉन वोलेटाइल से वेपर प्रेशर डिक्रीज ही नहीं होगा, और वेपर प्रेशर डिक्रीज नहीं होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं होगा, और वेपर प्रेशर डिक्रीज नहीं होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज नहीं होगा बच्चे। ये बात तो नॉन वोलेटाइल तो होना ही होगा, है ही नॉन वोलेटाइल के लिए केस सारे। ठीक है, अब नॉन वोलेटाइल में मान लो आपके पास ये 100 सोल्यूट हैं, 100 और इन सभी की मोलैलिटी m है, तो सभी का डेल्टा T भी सेम आएगा, सभी का डेल्टा TF सेम आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी में नेचर सबकी अलग अलग है पर अमाउंट सब में सेम है। तो मैं इस बिहाफ पे कह रहा हूं कि नॉन वोलेटाइल कैटेगरी तो सबकी सेम बनानी पड़ेगी मेरे बच्चे,
आप अपनी जगह सही हो, गलत नहीं हो, मैं आपको गलत नहीं कहूंगा इस बात में। और क्या डाउट किसी का? ओके सर। और क्या डाउट बच्चे किसी का? बोलो भाई। नहीं है? पक्का? बोलो बच्चे। चलिए, अब कोई डाउट नहीं है, इसका मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। टाइम शायद 11:30 हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अब इसका न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में करेंगे।